हाय। आज हम करेंगे इंग्लिश वर्कशॉप ऑन हैव यू एवर सीन। ओके, हमने बहुत मज़ेदार पोएम पढ़ा था लास्ट टाइम, हैव यू एवर सीन। बहुत ही मजाकिया टाइप का पोएम था। बहुत ही, जिसने भी लिखा बहुत अच्छा लिखा। काश उसने हमें नाम बताया होता तो हम उसको बोल सकते थे कि आपने बहुत अच्छा पोएम लिखा है कि नहीं, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया, इसलिए एनोनिमस करके लिखा है। चलो इंग्लिश वर्कशॉप करते हैं। From each line in the poem, pick out the word that is a homograph. Write its meaning in the context of the phrase used in the poem. Then write the other meaning implied in the question. क्या करना है? हर एक लाइन से हमको होमोग्राफ निकालना है। अभी हमने होमोग्राफ लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या होता है। होमोग्राफ निकाल के क्या करना है, उसका मीनिंग लिखना है फ्रेज के कॉन्टेक्स्ट में, वो पोएम में किस हिसाब से यूज किया हुआ है और उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, हमको दूसरी जगह लिखना है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट लाइन में क्या है, बेड। बेड क्या है, इसमें पीस ऑफ फर्नीचर की बात कर रहा है। और दूसरा क्या मीनिंग है, बॉटम ऑफ अ रिवर और सी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में है हेड, द हेड ऑफ द हैमर और अ पर्सन्स हेड। फुट, द बेस ऑफ द माउंटेन एंड अ पर्सन्स फुट। होस, फोर्थ लाइन में होस, इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होस, अ फ्लेक्सिबल ट्यूब। और दूसरा क्या मीनिंग है, अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स। फिर सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में है आई, आई ऑफ द नीडल। और दूसरा क्या है, अ ह्यूमन आई। हम लोग अपना आंख विंक कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता है कि नहीं। फिर विंग, अ विंग ऑफ अ बिल्डिंग, अ बिल्डिंग कैनॉट फ्लाई। रिब्स एंड अम्ब्रेलास, बार्स। ये विंग एक तो है अ विंग ऑफ अ बिल्डिंग, दूसरा है द विंग ऑफ अ बर्ड। ठीक है, मीनिंग क्या आता है कि ये बिल्डिंग उड़ नहीं सकती। ठीक है, विंग ऑफ अ बर्ड भी लिख देते हैं इधर, ये मीनिंग है विंग ऑफ अ बर्ड। ठीक है, इधर क्या है, रिब्स एंड अम्ब्रेलास, बार्स। ठीक है, और दूसरा क्या मीनिंग है, आवर ह्यूमन रिब्स। हम जब ह्यूमन रिब्स को टिकल करेंगे तो टिकल होता है, उसका मतलब क्या, यू कैन नॉट टिकल अ नॉन लिविंग थिंग, है कि नहीं। ट्रंक, एक तो ट्री ट्रंक है, दूसरा क्या है, ए बॉक्स। ठीक है, अ बॉक्स, स्टोरेज बॉक्स इज अ ट्रंक। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है, द ट्री इज वेरी स्ट्रांग, है ना। लेकिन ये इसमें हमको बताना है ये बॉक्स, ये ट्रंक का मीनिंग क्या है, स्टोरेज बॉक्स। ठीक है, एक क्या है, रेक के टीथ, ये टीथ किसको बता रहा है, रेक का टीथ। और दूसरा टीथ क्या है, हमारा टीथ, है ना, ह्यूमन टीथ। उससे कंपैरिजन है ना, हम लोग तो काट सकते हैं क्या, रेक काट सकता है क्या। फिर हैंड्स, क्लॉक के हैंड्स एंड ह्यूमन हैंड्स। ठीक है, फिर प्लॉट, अ प्लॉट ऑफ लैंड। और दूसरा अ विकेड इनोसेंट प्लॉट ऑफ लैंड कैन नॉट प्लॉट सिनिस्टर थिंग्स। या तो एक विकेड प्लान, उसको भी प्लॉट कहते हैं। ठीक है, विकेड प्लान इज कॉल्ड अ प्लॉट। बार्क, द बार्क ऑफ अ ट्री। और दूसरा क्या है, अ डॉग्स बार्क। ओके, तो ये हमको दो दो अलग मीनिंग्स मिलते हैं इसमें से। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज। राइट 2 लाइन्स फ्रॉम दिस पोएम विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस। अभी ये मेरे को जो मोस्ट ह्यूमरस लगे मैंने वो लिखे हैं, तो आपको भी अपना खुद का लिखना है। तो मैंने अपना आंसर दिया है, आप अपना आंसर लिखिए। अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड, ये बहुत मुझे फनी लगा। क्यों, इट्स फनी टू थिंक दैट अ हैमर हेड कैन हैव हेयर लाइक अस, है ना। बहुत अचंभे की बात है, हैमर अब मार रहे हो, उसमें तो बाल है, वो फिर हैमर कैसे करेगा, है ना। फिर दूसरा फनी स्टेटमेंट मुझे लगा, आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट। इट्स फनी बिकॉज इट मेक्स अस इमेजिन अ रेक ट्राइंग टू बाइट अस, है ना। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से 2 निकालिए और जस्टिफाई भी करिए आंसर। फाइंड फ्रॉम द पोएम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। ठीक है, मैंने यहाँ पर लाइन नंबर दिया है, आप वो लाइन अपने टेक्स्ट बुक में भरिए। इंटरोगेशन के 3 लाइन्स हम लोग देखते हैं, 1, 10 और 11। लाइन नंबर 1 क्या है, हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर्स बेड। ठीक है, फिर 10, हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट, कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क। ये सब इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, फिर पन, मतलब थोड़ा ह्यूमरस, 5, 6 और 9 लाइन नंबर 5, 6 एंड 9 पन्स। ओके, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, थोड़ा ह्यूमरस है ना। वाई डजन द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई, इमेजिन करो कोई बिल्डिंग उड़ रहा है, क्योंकि उसके हम विंग को विंग बोलते हैं।
और 9, आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट। इमेजिन करो कोई रेक हमको काटने की कोशिश कर रहा है ना, थोड़ा मजाकिया टाइप का, तो इसलिए इसको पन बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या है, किसी एक के कैरेक्टर को एक ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना, जैसे 3, 4 और 9, लाइन नंबर 3, 4 एंड 9। हैज़ द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज, है ना, हमारे ह्यूमन फुट को एक माउंटेन के फुट से कंपेयर किया हुआ है। फिर 4 एंड 9, 4 में क्या है, एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होस, जो हम लोग पहनते हैं गार्डन, जो होस यानी कि स्टॉकिंग, क्या गार्डन के होस में, तो ये काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन है। आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट, इसमें आप एक्चुअली काफ़ी पर्सोनिफिकेशन, ये सब ना काफ़ी कुछ आप एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स। अभी एलिटरेशन क्या होता है, जब जो ये कॉन्सोनेंट जो लेटर्स है वो रिपीट होते हैं बार बार, एक ही लाइन में बार बार रिपीट होते हैं। लाइन 11 और 12 और 2 में हम देखते हैं, हम लाइन नंबर 2 में देखो, और ए सिंगल हेयर फ्रॉम ए हैमर्स हेड, हेयर फ्रॉम ए हैमर्स हेड, अभी देखो एच एक के बाद आ रहा है ना, इसको एलिट्रेशन कहते हैं। दूसरा है लाइन नंबर 11 एंड 12, 11 में क्या है, कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क, है देखो डी एंड डी, है ना। फिर इधर क्या है, बर्चेस बार्क, बी ना। ये जो कॉन्सोनेंट लेटर्स बार बार रिपीट होते हैं, कई बार भी हो सकते हैं, इसमें 1-2 बार हुआ है, तो इसको कहते हैं एलिटरेशन। ओके, अभी ये आपका काम है, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, थिंक एंड डिस्कस and add at least one more stanza using the same style and devices as the poet has used. It should include homographs, interrogation and same rhythm and rhyme scheme. जो ये पोएम में जैसा लिखा ना, वैसे आप थोड़ा इमेजिन करके ट्राई करिए होमोग्राफ्स के साथ, ऐसा एक छोटा सा एक 4 लाइन का पोएम बनाने के लिए, ठीक है, हैव डस आर यूज करके। अभी रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू मेक पन्स। ठीक है, अभी हम पन बना रहे हैं। इधर पन बनाने के लिए हमको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए, होमोग्राफ्स, ठीक है, हमें ये लेके इसमें डालना है। चलो ट्राई करते हैं। शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर, अभी इसमें से आप क्या डाल सकते हैं, इसमें मैंने यहाँ लिख के रखा ऑलरेडी, डेवलप्ड इट। अभी आपको पता है फोटोग्राफ को डेवलप किया जाता है, अभी तो हमारा डिजिटल एज आ गया है जहाँ पर हम लोग डिजिटल कैमराज यूज़ करते हैं जो मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है। पहले कैसे होता था, हम लोग कैमराज यूज़ करते थे जिसमें रील होता था, तो दैट रील हैड टू बी टेकन टू द फोटोग्राफर एंड ही वुड डेवलप इट इन अ डार्क रूम। ठीक है, तो इधर एक प्ले ऑफ वर्ड्स है, शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर डेवलप्ड इट। उसका बोलने का मतलब है उसका मेमोरी बहुत अच्छा था लेकिन उसने उसके ऊपर कभी काम नहीं किया, तो उसका अभी तक ऐसी है मैम। तो अगर और डेवलप करती तो बहुत यूजफुल होता था, बोलने का मतलब है, लेकिन उसमें हम क्या यूज करेंगे इधर, डेवलप। ही वॉज स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट हाउ लाइटनिंग वर्क्स व्हेन इट स्ट्रक हिम। लाइटनिंग क्या करता है, स्ट्राइक करता है ना, तो जब वो सोच रहा था कि लाइटनिंग कैसे काम करता है तब उसको स्ट्राइक हुआ। तो इसका 2 मीनिंग निकलता है, एक तो लाइटनिंग ने उसको एक लाइटनिंग स्ट्राइक और दूसरा उसको कुछ आइडिया आया। ठीक है, एवरी कैलेंडर्स डेज आर नंबर्ड, कैलेंडर में नंबर्स होते हैं, नंबरिंग होता है ना, तो इसमें हम यूज करेंगे नंबर्ड। ठीक है, अ बाइसाइकिल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड। कब हम अपने आप खड़े नहीं हो पाते, जब हम बहुत थक जाते हैं ना, तो ये बोलने का अगर बाइसाइकिल में स्टैंड नहीं है बिकॉज अपने आप खड़ा नहीं हो सकता स्टैंड के बिना, क्यों, बिकॉज इट इज टू टायर्ड। जस्ट अ फन थिंग। आई एम रीडिंग अ बुक ऑन एंटी ग्रेविटी, इट्स इम्पॉसिबल टू पुट डाउन द बुक। ठीक है, पुट डाउन, इसका मतलब क्या, एंटी ग्रेविटी का मतलब क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी क्या होता है, जो सब नीचे खींचता है। ठीक है, अभी एंटी ग्रेविटी क्या होता है, जो नीचे नहीं खींचता, तो इसलिए वो बोल रहा है, आई एम रीडिंग अ बुक ऑन एंटी ग्रेविटी, इट्स इम्पॉसिबल टू पुट डाउन द बुक। इसका दूसरा मतलब क्या है, इतना इंटरेस्टिंग है कि वो बुक रख नहीं पा रहा और वो एंटी ग्रेविटी के ऊपर पढ़ रहा है, तो वो रख नहीं पा रहा है। आप समझ रहे हैं ना मजाक उसमें। आई टेल यू ए केमिस्ट्री जोक बट आई नो आई वुडंट गेट अ रिएक्शन। केमिस्ट्री में जो केमिकल्स को एक दूसरे के साथ ऐड करते तो जो होता है प्रोसेस उसको कहते हैं रिएक्शन। तो वो केमिस्ट्री बोल रहा है मैं तुमको केमिस्ट्री जोक बताऊंगा बट मुझे ये नहीं पता कि मैं तुम्हारे से कोई रिएक्शन मुझे मिलेगा कि नहीं। हमारा रिएक्शन क्या होता है, हंसना या एक चमाट लगाना, क्या फालतू जोक था ऐसा ना, उसको बोलते हैं रिएक्शन। तो व्हाट डू, और दूसरा रिएक्शन क्या, केमिस्ट्री के केमिकल्स का रिएक्शन। व्हाट डू यू कॉल वॉटसन व्हेन शर्लॉक इजंट अराउंड। ये क्या है मालूम है, शर्लॉक एंड होम्स करके एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज का बहुत अच्छा सीरीज था। अभी बच्चे पढ़ते नहीं, पहले बहुत पढ़ा जाता था शर्लॉक एंड होम्स। तो उसमें से एक था व्हाट डू यू कॉल वॉटसन व्हेन शर्लॉक इजंट अराउंड। जब शर्लॉक पास में नहीं तो वॉटसन को क्या बोलते हैं,
होमलेस क्यों मालूम? इसका नाम था शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स इसका नाम था, HOLMES। ठीक है, तो इसलिए उसमें प्ले ऑफ वर्ड्स करके क्या बोला, इट्स इजंट अराउंड, ही इज कॉल्ड होमलेस, बिना होम्स के। जब शर्लॉक पास में नहीं है तो ही इज होमलेस। आई वुड टेल अ हिस्ट्री जोक बट इट्स टू ओल्ड फैशन। हिस्ट्री मतलब पुराना जमाने का ना, तो बोल रहा है मैं तुमको एक हिस्ट्री जोक बताता लेकिन वो बहुत ही ओल्ड फैशन है। तो ऐसा अभी आपको बोला है एलिस इन वंडरलैंड पढ़ने के लिए, बहुत ही सुंदर। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए आप, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। इसके साथ हमारा हैव यू एवर सीन का वर्कशॉप भी खत्म हो गया। ठीक है, अच्छे से पढ़ो एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।